नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं ट्राई सिटी बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए वीकेंड लॉकडाउन का हुआ ऐलान। आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा लॉकडाउन, लेकिन जरूरी परीक्षाओं पर नहीं होगा लॉकडाउन का असर। चंडीगढ़ पुलिस प्रमुख संजय बेनीवाल भी कोरोना संक्रमित पाए गए, घर में हुए आइसोलेट। परिवार की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। कोरोना के दोनों टीके लगवा चुके थे बेनीवाल। और पंचकुला सीबीआई अदालत ने दिया हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा को झटका। एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में आरोप किए तय। चंडीगढ़ में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि जरूरी सेवाओं पर छूट रहेगी। चंडीगढ़ प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने आज कोरोना की चिंताजनक स्थिति पर वॉर रूम बैठक बुलाई थी, जिसमें शहर में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा की गई है। इस बैठक में फैसला किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान होने वाली परीक्षाओं जैसे कि एनडीए और अन्य परीक्षाएं प्रभावित नहीं होंगी। छात्र अपना एडमिट कार्ड दिखाकर यात्रा कर सकेंगे। शादियों की अनुमति सीमित संख्या में होगी। इसके लिए जिलाधीश से पास लेने होंगे। इससे पहले रॉक गार्डन, सुखना लेक जैसे पर्यटन स्थलों को बंद करने का फैसला किया गया था। वहीं शहर के बाजार, मॉल, जिम, क्लब भी शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। वीकेंड पर पुलिस जगह जगह नाकेबंदी लगाकर लॉकडाउन की निगरानी करेगी। अगर आप आवाजाही के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आने जाने में कोई पाबंदी नहीं है। प्राइवेट दफ्तर और इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी, सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर्स भी खुले रहेंगे। शहर में इस समय 32,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से 28,000 से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। शहर में रोजाना 400 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। आज बैठक में ट्राई सिटी के डीसी से वहां का हाल जानने के बाद प्रशासक ने शहर में वीकेंड लॉकडाउन का आदेश दिया है। इधर चंडीगढ़ के डीजीपी संजय बेनीवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शुक्रवार को कोरोना रिपोर्ट आने के बाद उन्हें घर में ही आइसोलेट कर दिया गया है। इससे पहले फ्रंट लाइन्स वॉरियर्स के तौर पर चंडीगढ़ पुलिस विभाग में चलने वाले टीकाकरण अभियान के तहत डीजीपी संजय बेनीवाल ने सबसे पहले टीका लगवाया था। उन्होंने टीका का दूसरा डोज भी ले लिया था। 30 मार्च तक कोरोना टीकाकरण प्रक्रिया का पहला चरण चंडीगढ़ पुलिस विभाग में पूरा हो चुका था। इसमें डीजीपी, एसएसपी, एएसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, एसआई, एएसआई, सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल सहित होमगार्ड्स वॉलंटियर्स मिलाकर 5,975 ने टीकाकरण करवाया था, जबकि विभाग के 777 अधिकारी और मुलाजिम टीकाकरण के लिए स्वस्थ नहीं होने की वजह से पेंडिंग लिस्ट में रखे गए थे। वहीं चंडीगढ़ पीजीआई के निदेशक ने कहा है कि ट्राई सिटी में यूके स्ट्रेन हर वर्ग के लोगों को अपना शिकार बना रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल का अभी पालन नहीं किया तो कोरोना के मरीज और बढ़ सकते हैं। 4 अप्रैल से अब तक संख्या दोगुनी हो चुकी है। पीजीआई के निदेशक डॉक्टर जगत राम ने यह साफ किया है कि कोरोना की ये सेकेंड वेव बहुत ही खतरनाक है। ये हर उम्र के लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इससे पहले जो कोरोना की वेव पिछले साल थी, उसमें सिर्फ बड़ी उम्र के लोग कोरोना के शिकार हो रहे थे, लेकिन ये यूके स्ट्रेन बहुत ही खतरनाक है, जो कि बहुत तेजी से फैल रहा है और मई महीने में ये और भी पीक पर पहुंचेगा। पीजीआई के डायरेक्टर ने कहा है कि 4 अप्रैल से अब तक बहुत बड़ा फर्क आ गया है। कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। पीजीआई के डायरेक्टर ने यह भी कहा है कि कोरोना का पीक समय अभी आएगा और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। कोविड-19 का पालन करना होगा, तभी इससे बचा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के जो अस्पताल है वो अपने स्तर पर कोविड-19 से निपटने के लिए तैयारियां कर लें, क्योंकि पीजीआई के ऊपर पहले से ही काफ़ी प्रेशर है, दबाव है। इस वक्त भी पीजीआई 75% फुल है, वहाँ पर पेशेंट्स की तादाद, और अभी भी प्रोटोकॉल को अगर फॉलो नहीं किया जाएगा तो कोरोना के केस और भी बढ़ते जाएंगे। जो सैंपल एनसीडीसी न्यू दिल्ली भेजे गए थे, उसमें जो 70% जो स्ट्रेन आया है वो यूके स्ट्रेन आया है, जो कि एक फास्ट स्प्रेडिंग स्ट्रेन है, और 20% 681H म्यूटेंट आया है, वो भी रैपिडली स्प्रेडिंग स्ट्रेन है। ख़तरनाक जो इन्वॉल्वमेंट इसमें स्प्रेड ज़्यादा है, इन्फेक्शस है और सभी एज ग्रुप को इन्वॉल्व करता है। 2020 में जो स्ट्रेन था वो एल्डर एज ग्रुप को ज़्यादा इन्वॉल्व करता था, और जिनको कोमॉर्बिडिटी थी
उनको भी इन्वॉल्व करता था, पर जो ये वाला स्ट्रेन है ये सारे एज ग्रुप को इन्वॉल्व करता है और इसमें स्प्रेड भी काफ़ी फास्टर है। तो जो पीक कहना तो मुश्किल है, क्योंकि देखिए 4 तारीख को अप्रैल को 1,03,000 पेशेंट थे, 1,03,000 थे, अब वो डबल से ज़्यादा हो गए। तो जब तक वो रफ्तार थमेगी नहीं तब तक पीक कहना मुश्किल होगा, पर उम्मीद है कि नेक्स्ट मिड मई में इसकी पीक आ सकती है या अर्ली जून में, फिर लगता है कि स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। सिम्टम तो लगभग जैसे पुराने स्ट्रेन के हैं, जैसे कि हेडेक है, फीवर है, गला ख़राब का होना है, या कई लोगों को रेस्पिरेटरी सिम्टम, सांस की भी प्रॉब्लम आती है, लगभग सिमिलर ही है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जब तक इसको जांच ना की जाए तब तक ये कहना मुश्किल है कि ये यूके स्ट्रेन है या नहीं है। हाँ देखिए, जो पीजीआई में है हमारे पास तो दोनों तरह के पेशेंट आते हैं, नॉन कोविड के भी पेशेंट है, ज़्यादा तो नॉन कोविड के पेशेंट है, 1500 पेशेंट हमारे पास नॉन कोविड के हैं, और 180 के करीब वेंटिलेटर पे भी नॉन कोविड के पेशेंट है। इमरजेंसी हमारी फुल है, और कोविड में 300 में से 222 पेशेंट हमारे मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट है, जो काफ़ी सीरियस जो पेशेंट होते हैं वो हमारे पास है। इधर हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि कोरोना को रोकने के 2 ही उपाय हैं, या तो हम लॉकडाउन लगा दें या कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि सख्ती की जाए, भले ही लोग नाराज हो जाए, वो नाराजगी झेल सकते हैं लेकिन लाशों का ढेर नहीं देखना चाहते। सख्ती जरूरी है, जिले में मॉनिटरिंग कमेटी बने और रोजाना इस पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अस्पतालों में बेड मिले, कम पड़े तो प्राइवेट अस्पताल से एक्वायर किया जाए, स्कूलों में बेड लगवाया जाए, अस्पताल में बिल को लेकर किसी को परेशानी ना हो ये भी सुनिश्चित करवाया जाए। अभी तक 28 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, 35 लाख लोगों को उम्मीद है कि महीने के आखिर तक वैक्सीन लगा दी जाएगी। चाहे कोई रैली हो, कोई कार्यक्रम हो, सभी पर कोरोना के नियम सख्ती से लागू किए जाए। किसानों के मसले को लेकर नरेंद्र तोमर से मिलने भी अनिल विज जा सकते हैं, ये भी बात सुनी गई है। हरियाणा में 70% लोग होम आइसोलेशन में हैं। घर में 2 दिन में 1 बार जांच के लिए हेल्थ विभाग को कहा गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिंदगी चलती भी रहे और बचती भी रहे। दूसरा तरीका है कोरोना के नियमों की सख्ती से पालन। मैंने सभी उपायुक्तों और पुलिस कप्तानों को आदेश दिए हैं कि कोरोना के नियमों की सख्ती से पालना कराई जाए। सख्ती करने से जो लोगों की नाराजगी होगी उसको झेल सकता हूं, लेकिन लाशों के ढेर नहीं देख सकता। इसलिए हमने कहा है कि जो भीड़ को संख्या तय की है, अब हमने पहले बाहर 500 की रखी थी, अब हमने 200 कर दी, इंडोर 50 कर दी, फ्यूनरल में 20 की कर दी। सख्ती से पालना कराएं। हमने कर्फ्यू लगाया है, उसको सख्ती से पालना कराएं। सख्ती करेंगे तो ही बच सकते हैं। मैंने सभी उपायुक्तों को ये भी आदेश दिए हैं कि वो अपने हर जिले में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाएं, जिसमें उपायुक्त के अलावा पुलिस कप्तान हो, सीएमओ हो, कमेटी के अधिकारी हों और अधिकारी हों, और रोजाना हर जिले की स्थिति को मॉनिटर करें। और ये भी कहा है कि हर मरीज को बेड मिलना चाहिए। अगर सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या कम हो जाए तो एपिडेमिक एक्ट के तहत प्राइवेट अस्पतालों को एक्वायर करें। अगर फिर भी कम पड़ जाए, स्कूलों में, धर्मशालाओं में बेड लगाएं, लेकिन हर मरीज को बेड मिलना चाहिए। मैंने ये भी कहा है
कि इस बात पर भी नजर रखी जाए कि कोई ओवर चार्जिंग ना करे। हमने सभी प्रकार के अस्पतालों के लिए रेट तय कर रखे हैं, कोई ओवर चार्जिंग ना करे। मैंने अधिकारियों को ये भी आदेश दिए हैं कि रेमडेसिविर की कहीं ब्लैक मार्केटिंग ना हो, हर जगह जाकर चेक किए जाएं कि किसी प्रकार की इस आपदा के समय में अगर कोई लोगों को लूटने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इधर पंचकुला स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने एसोसिएट जनरल लिमिटेड एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बड़ा झटका देते हुए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत आरोप तय कर दिए हैं। अब इन धाराओं के तहत 7 मई को अगली सुनवाई में मुख्य ट्रायल शुरू होगा। कोर्ट में बहस के दौरान सीबीआई के सरकारी वकील कंवरपाल सिंह ने कहा कि 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के सीएम पद पर रहते हुए पंचकुला के सेक्टर 6 का एक प्लॉट 59 लाख रुपयों में अलॉट कर दिया था, जबकि उस वक्त प्लॉट की कीमत लगभग 65 करोड़ रुपए थी। आरोप है कि हुड्डा के पास अलॉटमेंट का अधिकार नहीं था, फिर भी उन्होंने कंपनी एसोसिएट जनरल लिमिटेड को फायदा पहुंचाते हुए 1982 के रेट पर ही प्लॉट अलॉट कर दिया था। इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोहरा भी आरोपी थे। उनका 21 दिसंबर 2020 को निधन हो जाने के बाद अब इस मामले में भूपेंद्र हुड्डा और कंपनी ही आरोपी हैं। गुरुवार को बहस के बाद कोर्ट ने मामले के ट्रायल पर फैसला शुक्रवार के लिए सुरक्षित रख लिया था। आज सुनवाई के दौरान हुड्डा भी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप स्वीकार किए हैं और बचाव पक्ष द्वारा लगाई गई डिस्चार्ज याचिका को नकार दिया है। मास्क लगाओ तो मेरा मास्क शुक्रवार है। देखिए, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बड़ी गंभीर समस्या हुई है। इसमें सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन अकेली सरकार नहीं ले सकती। हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। स्वयं व्यक्तिगत भी जो है, आदमी को खुद का बचाव रखेंगे, खुद बचाव होगा तो परिवार बचेगा। पूरे परिवार संक्रमण हो रहा है, पूरे परिवारों में, लेकिन खुद बचोगे तो परिवार बचेगा तो गाँव बचेगा, शहर बचेगा, प्रदेश बचेगा। तो सबको एहतियात लेनी चाहिए, सबको मास्क पहनना चाहिए और दूरी बनाए रखना चाहिए और बार बार हाथ धोना चाहिए। जरूरत के हिसाब से दवाई लेनी चाहिए। प्रदेश में दवाई की कमी महसूस हो रही है, खासतौर पर वैक्सीनेशन की, तो उसकी सरकार को पूर्ति करनी चाहिए। सर, नाइट कर्फ्यू का फैसला कैसा है? क्या मानना है आपका कि लॉकडाउन भी लगाना पड़ सकता है भविष्य में? आप कैसे देखते हैं? अकेले नाइट कर्फ्यू से नहीं है, लेकिन अगर लॉकडाउन ना लगे और उससे पहले हम कोरोना से लड़े तो वो अच्छा रहेगा। बाकी जो उचित कदम है सरकार को उठानी चाहिए। फसलों की खरीद, बीमारी से लड़ाई का प्राथमिकता होनी चाहिए। फसलों की खरीद की जहाँ तक बात है, आपने मंडियों का दौरा किया, कैसे? देखिए, जो इनके वायदे थे वो खोखले निकले। मैं गया था कई मंडियों में, इनका पहले था 1 तारीख से हो जाएगा और मैं 7-8 दिन के बाद गया तो कोई पेमेंट भी नहीं हुई थी लोगों में। और पहले कह दिया गया मेरी फसल मेरा ब्यौरा में कि वो आपको मैसेज आएगा। लोग मैसेज इंतजार देखे थे और फिर बाद में कहा भाई ले आओ, वैसे ही ले आओ बगैर मैसेज के। वो लेके आए तो कहीं बारदाना नहीं है, कहीं उठान नहीं है, किसान परेशान है। कुल 22% जो है जो उठान हुआ है, जो कि कम है। इधर पंजाब के राज्यपाल से मिलने पहुंचे कुंवर विजय प्रताप सिंह ने मीडिया को ये साफ किया कि उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह को मना लिया है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने कोटकपुरा गोलीकांड की जांच रिपोर्ट को रद्द करने के साथ ही नई एसआईटी बनाने के आदेश जारी किए थे, जिसमें कुंवर विजय प्रताप को सदस्य तक नहीं लेने की बात कही थी। इससे आहत होकर कुंवर विजय प्रताप ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया था, लेकिन सीएम कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया था। आज जब कुंवर पंजाब राजभवन पहुंचे तो कयास लगने लगे कि वो अपने इस्तीफे को लेकर राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं, जिस पर कुंवर विजय प्रताप ने साफ किया कि वो निजी तौर पर राज्यपाल से मुलाकात करने आए थे और वो हर महीने ऐसे ही निजी मुलाकात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आगे की जांच में भी बाहर से मदद करने के लिए वो तैयार है। सर, आज की मुलाकात आपकी पीछे करी
और क्वेश्चन है तो बता दें। सर किया जो इस्तीफा सौंपन जा रहे हैं और राजस्थान में जो जानकारी मिल रही थी फर्स्ट में नीचे करो। एक सवाल है सर, एक आपकी जो रिपोर्ट थी उसको पब्लिकली करने के लिए भी बार बार मांग हो रही है, जो आपने जो रिपोर्ट दी है वो पब्लिकली। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो वो रिपोर्ट ऑलरेडी पब्लिक है, क्योंकि चालान के रूप में जो अदालत में दिया जाता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, वो ऑलरेडी पब्लिक है। जो लोग ये कह रहे हैं कि उसको पब्लिक किया जाए, उनको नॉलेज नहीं है, तो ऑलरेडी पब्लिक जी। आज जो मैं आया हूँ, हर महीने में आता हूँ और प्राइवेट कैपेसिटी में, और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप अगले महीने आऊँगा तो भी आप लोग आएंगे, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप लोग नहीं। सर आप समय बता देना, हम जरूर आएंगे। जी जी, मैं हर महीने मान लो गवर्नर साहब को मिलने आता हूँ और एक अफसर के रूप में अपने मतलब प्राइवेट कैपेसिटी में। आज आप लोग जो आए हैं तो जाहिर है क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप लोग यहाँ फेसबुक की पोस्ट पाई है, किसी मेरे दफ्तर में भी जा रहे हैं। मेरी गल सुनो, जो पोस्ट पाई है ना रोहित माड़ा जो उसके वास्ते जगह मेरे दफ्तर आके तुम पूछ सकते हो, ये जगह। सर योर फर्म ऑन योर डिसीजन रिजाइनिंग। मेरी बात सुनो, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मेरे को थोड़े सारे आदे मैसेज आए जी। मैसेज वो आए ने कुछ खास करके पिछले 3-4 दिनों के कई बार मेरी मुलाकात मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब के नाल, उन्होंने मैनू कन्विंस करने की काफ़ी कोशिश की, तुम कह सकते हो उन्होंने मनाने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्होंने मना लिया। मैं मानयोग CM साहब को मनाने के कामयाब हो गए, वो एग्री कर गए। इस करके मैं एक लाइन ही बोला, लेकिन मैं ये जरूर भरोसा दिता, ये आश्वासन दिता, एश्योरेंस दिता कि इस केस को बचाने के विच सरकार वालों जेकर कोई भी सार्थक कदम उठाया जाता तो मैं नौकरी तो बाहर रहते हुए मैं पूरी मदद करांगा, पूरा सपोर्ट। सर बीइंग ए IPS अफसर हूं तुसी हो गया जी मेरे वालों, मैं तुहानू गल दस दी। थैंक यू। तो अगर आपको ये बुलेटिन अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करना ना भूलें। अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना बेशकीमती फीडबैक कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें। नमस्कार।